Hello everybody and welcome back to my channel. I am Achal and in this today's video I am going to cover a unit from a paper named 16th to 17th Century English Drama of second semester BA English Honours and name of this unit is Dr. Faustus by Christopher Marlowe. इसी पेपर में आपका यूनिट मैकबेथ भी है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो गो चेक आउट माई चैनल, यू विल फाइंड दैट आउट। एंड अब आ जाते हैं अपने डॉक्टर फॉस्टस पे जिसको लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने। तो अगर हम क्रिस्टोफर मार्लो की बात करें तो ये एक इंग्लिश प्ले राइट थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट रह चुके हैं शेक्सपियर से पहले। जितनी भी वर्क्स इन्होंने लिखी हैं उनके मेन फोकस हैं एम्बिशन, पावर और ह्यूमन डिज़ायर। मार्लो की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो वो काफ़ी मिस्टीरियस रही और काफ़ी कम उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, दैट वाज जस्ट 29। इस प्ले के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो दिस इज़ अ प्ले विच इज़ बेस्ड ऑन जर्मन लीजेंड ऑफ फर्स्ट हु वाज अ स्कॉलर हु मेक्स अ डील विद द डेविल, और इसको लिखा गया है रेनेसा के टाइम पे। अब रेनेसा एक ऐसा टाइम था जहाँ पे कई ऑथर्स, कई राइटर्स और इवन कई ऐसे लोग उभर के आए जिन्होंने ट्रेडिशनल आइडियाज़ को क्वेश्चन किया। लोगों में क्यूरियोसिटी, नॉलेज और रेबिलियन हुआ ओल्ड रिलीजियस आइडियाज़ को लेके। हर कोई सवाल पूछने लगा कि ये चीज़ जो हो रही है उसके पीछे रीज़न क्या है और क्यों हम इसे फॉलो करते हैं, और बिल्कुल उसी टाइम पे इस प्ले को लिखा गया था। इसमें हम देखेंगे कि क्रिस्टोफर मार्लो ने दो चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट दिखाई है, मिडिवल वैल्यूज़ और रेनेसा वैल्यूज़ में। इवन ये प्ले क्वेश्चन ये भी करता है कि किस तरह से एक इंसान लालची हो सकता है और पावर और नॉलेज के सर्च में वो कितनी दूर जा सकता है। गुड एंड इविल का भी रिफ्लेक्शन हम देखेंगे इस प्ले में। एंड ऑल्सो हमें ये भी दिखाया गया है कि कई बार ओवर एम्बिशियस होना और नॉलेज का मिसयूज़ करना कितना खतरनाक हो सकता है। इसमें टोटल 5 एक्ट्स हैं और पाँचों एक्ट्स में मैं आपको समरी और मेन इवेंट्स बताऊंगी। और इसमें हम देखेंगे कि जो डॉक्टर फॉस्टस हमारे कैरेक्टर हैं वो कितने ब्रिलियंट स्कॉलर होते हैं जो अपने सोल को एक डेविल को बेच देते हैं। किस चीज़ के बदले? मैजिकल पावर्स के बदले। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि कैसे प्राइड, सीन, टेम्पटेशन, इनर कॉन्फ्लिक्ट और फाइनल रिग्रेट जैसी चीज़ों को दिखाया गया है हमें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम टू आवर फर्स्ट एक्ट वेयर फॉस्टस मेक्स हिज डेंजरस चॉइस। तो हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है डॉक्टर फॉस्टस से, जो कि एक ब्रिलियंट स्कॉलर होते हैं, कहाँ के? विटर्नबर्ग से। और ये एक ऐसे आदमी होते हैं क्योंकि ये ब्रिलियंट है तो इन्होंने लॉजिक, मेडिसिन, लॉ, थियोलॉजी ये सारी फील्ड्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा है। लेकिन अब ये बोर हो चुके हैं और काफ़ी डिससेटिस्फाई है। इन्हें ऐसा लगता है कि इन सब्जेक्ट से मैं काफ़ी बड़ा नहीं बन सकता हूँ, रिच नहीं बन सकता हूँ और पावरफुल नहीं बन सकता हूँ। और इसी के कारण ये चाहते हैं, ऐसा सपना देखते हैं कि मुझे एक नई चीज़ सीखनी चाहिए जो मुझे पावरफुल बना सके। और इनके दिमाग में ये आइडिया आता है कि इन्हें मैजिक और नेक्रोमेंसी, जिसे ब्लैक मैजिक कहते हैं, वो सीखनी चाहिए। और इसी के दौरान ये अपने 2 मैजिशियन फ्रेंड जिनका नाम है वेल्स एंड कॉर्नेलियस, इन दोनों को बुलाते हैं और ये दोनों भी काफ़ी इंकरेज करते हैं कि हाँ तुमने इतनी सारी फील्ड्स पढ़ ली, अब तुम्हें ये भी पढ़ना चाहिए, इसे भी एक्सप्लोर करना चाहिए। और फॉस्टस भी काफ़ी एक्साइटेड हैं कि मैं जो हूँ मैजिक से क्या क्या कर सकता हूँ, मैं बहुत रिच बन जाऊँगा, मैं पावरफुल बन जाऊँगा, मेरे अंदर वो कंट्रोलिंग नेचर आ जाएगा एंड ऑल। और इसी एक्साइटमेंट में ये अपना मैजिकल रिचुअल परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। समन क्यों? क्योंकि एक डेविल को उस रिचुअल को परफॉर्म करके ये एक डेविल को बुलाने। अब हम इंट्रोड्यूस कराया जाता है मेफिस्टोफेलेस से, जो कि एक डेमन होते हैं। और उस दौरान जब डॉक्टर फॉस्टस ये रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये बिल्कुल सामने आके खड़े हो जाते हैं और ये बोलते हैं कि मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि तुम्हारे इस डिज़ायर ने लूसीफर को अट्रैक्ट किया है और उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। अब लूसीफर आप पैराडाइज लॉस्ट में पढ़ के आ रहे हो, जिन्हें भगवान ने हेल में भेज दिया था। और आगे जो मेफिस्टोफेलेस है वो अपनी कहानी बताते हैं कि किस तरह से मैं भी हेवन में रहा करता था, लेकिन एक ऐसा टाइम आया कि अब मैं लूसीफर के साथ हमेशा के लिए हेल में सफ़र कर रहा हूँ। लेकिन इन सारी बातों को सुनने के बावजूद भी जो डॉक्टर फॉस्टस हैं ये इन सारी ही वार्निंग्स को इग्नोर करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेफिस्टोफेलेस खुद ही वार्न करते हैं कि तुम क्या रेडी हो इन सब चीज़ों के लिए। फिर भी वो इन सारी ही वार्निंग्स को इग्नोर करते हैं और डिमांड करते हैं मेफिस्टोफेलेस से कि मुझे 24 साल की तुम्हारी सर्विस चाहिए और इसके बदले तुम्हें जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब मेफिस्टोफेलेस जो है वो भी डील को मान लेते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, मैं 24 सालों के लिए सर्विस दे दूँगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपने सोल को लूसीफर को बेचना होगा। और ये कह के मेफिस्टोफेलेस वहाँ से चले जाते हैं और जो फॉस्टस है बिल्कुल अभी अपने प्राइड और एम्बिशन में घिरे पड़े हैं। और इस तरह एक्ट 1 ख़त्म होता है।
फिर आता है एक्ट 2, जहाँ पे हमें दिखाया गया है कि किस तरह से जो फॉस्टस है अब बिल्कुल कंफ्यूज हैं। उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि क्या मैं ये चीज़ सही कर रहा हूँ, क्या मैं ये चीज़ गलत कर रहा हूँ, बिल्कुल नर्वस हैं। और जो गुड एंजल्स हैं और जो एविल एंजल्स हैं दोनों ही रिप्रेजेंट करे गए हैं, मतलब दोनों को रिप्रेजेंट किया जाता है इस एक्ट में। और जो ये दिखाता है कि किस तरह से अंदर ही अंदर एक बैटल लड़ रहे होते हैं डॉक्टर फॉस्टस। ये सोच रहे होते हैं कि क्या सही है। जो गुड एंजल्स है वो इन्हें रोक रही होती है कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन जो एविल एंजल्स हैं वो इन्हें बोल रही होती है कि ये काम करो, बहुत मज़ा आएगा, फ़न होगा, इंटरटेनमेंट होगा। और आखिर में जो फॉस्टस हैं वो एविल एंजल की ही बातों को मानते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हो जाते हैं कि 24 साल बाद वो अपने सोल को लूसीफर को हमेशा के लिए बेच देंगे। और इनको अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है अपने ब्लड से साइन करना होता है। और उस दौरान जब ये साइन कर रहे होते हैं उस टाइम इनका जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है। और कहीं ना कहीं वो भी दिखाया गया है कि एक सुपर नेचुरल वार्निंग को दिखाया गया है। और उसी दौरान इनके आर्म के पास एक होमोफ्यूज लैटिन वर्ड अपीयर होता है जिसका मतलब है रन अवे मैन। और ये भी कहीं ना कहीं वार्निंग ही होता है। और इन सारी ही वार्निंग्स को इग्नोर करके डॉक्टर फॉस्टस आगे बढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं और रेडी हो जाते हैं। अब मेफिस्टोफेलेस इन्हें एक किताब देते हैं और gives him a book of spell and promise him all form of magical knowledge and pleasure, कि मैं तुम्हें सारी मैजिकल नॉलेज दूंगा और प्लेजर भी दूंगा। और फॉस्टस जो है अब मेफिस्टोफेलेस से बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगते हैं, हेल के बारे में पूछ रहे होते हैं, डेमन, कॉस्मस, और ये सारी ही चीज़ों को ना ये एक फ़न की तरह यूज़ कर रहे हैं, शो ऑफ की तरह। ऐसा नहीं है कि मैजिकल पावर को भी विस्टम के तरीके से यूज़ करेंगे, नहीं, ही विल यूज़ दिस इज इन अ फॉर्म ऑफ फन एंड इन अ फॉर्म ऑफ शो ऑफ। और फिर मतलब कई बार डॉक्टर फॉस्टस के साथ ऐसा होता है कि ऐसा उन्हें लगता है कि क्या मुझे ये करना चाहिए, मतलब ऐसा रियलाइज़ होता है कि नहीं अभी भी मुझे पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन जब भी इन्हें ऐसा फील होता है तो जो एविल एंजल्स हैं इन्हें इनकरेज कर रही होती हैं और इन्हें बोलती हैं कि नहीं तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। और ये बिल्कुल वो काम पे आगे बढ़ते ही जाते हैं। फॉस्टस वंस अगेन रिजेक्ट डिपेंडेंस एंड गोज़ डीपर इनटू सीन मैजिक। और फिर जिस दौरान इनके दिमाग में ये थॉट आया था कि नहीं मुझे इन सारी चीज़ों को त्याग देना चाहिए, मुझे वापस से पहले जैसा हो जाना चाहिए, लेकिन जो एविल एंजल्स हैं इनके दिमाग को कुछ इस तरह से ब्रेन वॉश कर रही होती थी कि ये फिर उसी रास्ते पे चलने लगते थे। और इस तरह एक्ट 2 ख़त्म। अब आ जाते हैं एक्ट 3 पे। तो यहाँ पे जो है टाइम बहुत बीत चुका है और जो फॉस्टस हैं वो अपने पावर का इस्तेमाल भी करने लगे हैं, जो भी पावर इन्हें लूसीफर के पैक्ट के द्वारा मिली थी। लेकिन अब सवाल ये है कि ये अपने पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो हमें पता चलता है कि जो डॉक्टर फॉस्टस हैं अपने इस पावर का इस्तेमाल किसी की अच्छाई या किसी की भलाई के लिए नहीं करते हैं, बल्कि ये अपने इस पावर का इस्तेमाल लोगों के साथ ट्रिक खेलने या अपने पावर का शो ऑफ करने और बस वर्ल्डली प्लेजर के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा ही सीन दिखाया गया है जब फॉस्टस और मेफिस्टोफेलेस दोनों ही रोम घूमने जाते हैं, क्योंकि इन्हें देखना होता है सेरेमनी पॉप का। पॉप जो कि एक मोस्ट पावरफुल रिलीजियस फिगर है, तो इनकी सेरेमनी देखने के लिए ये लोग रोम जाते हैं। लेकिन वहाँ पे फॉस्टस के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और ये सोचते हैं कि क्यों ना प्रैंक किया जाए और रिलीजन पे मॉक किया जाए। और इसके लिए ये दोनों ही इनविजिबल हो जाते हैं अपने मैजिक का यूज़ करके और काफ़ी चाइल्डिश प्रैंक करते हैं पॉप और इनके जितने भी मॉन्क्स हैं उनके साथ। जैसे कि पॉप के टेबल से खाना और उनकी वाइन को छीन लेना, पॉप को प्रेयर के टाइम पीछे से मारना। और ये लोग काफ़ी डर जाते हैं कि क्या कोई बुरी आत्मा यहाँ पे आ गई है। और इस चीज़ से जो फॉस्टस है उन्हें काफ़ी प्लेजर मिलता है दूसरों को ऐसे परेशान करके। वो हंसते हैं और वो सोचते हैं कि कितना मज़ेदार है ये सब, दूसरों को ऐसे छुप के परेशान करना। लेकिन ये चीज़ दिखाती है कि कितने गिर चुके हैं ये, अपने इस पावर का इस्तेमाल वो कितनी बुरी तरीके से कर रहे हैं और ऐसे रिलीजन पे ऐसे मॉक कर रहे हैं और अपने इस ग्रेट मैजिकल पावर का कैसे सिली इस्तेमाल कर रहे हैं और डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं बड़े लोगों का। फिर जो है इस प्रैंक के बाद फॉस्टस को जब वो प्रैंक करते हैं तो कभी ना कभी ऐसा जब हम कुछ गलती करते हैं ना तो एक रियलाइजेशन होता है कि यार गलत कर दिया मैंने ये काम करके, उस इंसान को बुरा लगा होगा। तो ऐसा फॉस्टस के साथ भी हुआ, उन्हें एम्पटी और थोड़ा गिल्टी महसूस हुआ। और इस दौरान फिर से हमें दिखाया जाता है कि कैसे जो फॉस्टस के इनर बैटल को दिखाया गया है। इस पर सवाल आ सकता है इनके इनर बैटल पे। तो दिखाया जाता है कि किस तरह से जो गुड एंजल हैं और एविल एंजल हैं फिर से अपीयर होते हैं। गुड एंजल फिर से इन्हें ट्राई करती है मैनिपुलेट करने के
के लिए कि देखो तुम अभी भी पीछे हट जाओ, टाइम है, प्रार्थना करो, भगवान की प्रेयर्स करो और पीछे हट जाओ। लेकिन जो एविल एंजल है वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब तुम्हें जो भी पावर जितनी बची है ना उसे एंजॉय करो, क्या फ़ायदा, अब तुम पीछे क्यों ही जाओगे, देर हो चुकी है बहुत। और फॉस्टर्स काफ़ी अपने गिल्ट और प्राइड में जूझ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि क्या करूं, क्या सही है। और वो सोचते हैं कि मुझे वापस से भगवान का रास्ता चुनना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन अचानक से लूसीफर, बेल्ज़ेबब, मेफिस्टोफेलिस ये सब अपीयर हो जाते हैं और डॉक्टर फॉस्टर्स को ये लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करके? 7 डेडली सीन्स, यानी 7 ऐसे पाप के परफॉर्मेंस दिखा के। वो कौन कौन से हैं? प्राइड, ग्रीड, एंगर, एनवी, ग्लटनी, स्लॉथ, लस्ट, ये सब सीन है। और इन सब का कुछ परफॉर्मेंस दिखा के ये डॉक्टर फॉस्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि देखो ये कितना मज़ेदार है, इंटरटेनिंग है। मतलब इन्हें बिल्कुल भटका देते हैं। जब भी ये सोचते हैं कि मैं रिडेम्पशन के रास्ते पे जाऊँ, मैं भगवान से प्रार्थना करूँ, मैं वापस लौट जाऊँ, गुड एंजल्स कितना भी ट्राई करती है इसे मैनिपुलेट करने के लिए, लेकिन जो एविल एंजल्स हैं और ये सब चीज़ें इन लोगों ने दिखा के इन्हें फिर से डिस्ट्रैक्ट कर दिया। और फॉस्टर्स इस चीज़ से काफ़ी इंटरटेन हो जाते हैं और बिल्कुल भूल ही जाते हैं कि वो क्या सोच रहे थे, फिर से वो वापस जाने का सोच रहे थे। और इस एक्ट का एक इमोशनल इम्पैक्ट क्या है, ये एक्ट दिखाता है कि किस तरह से फॉस्टर्स अपने सोल की वैल्यू नहीं कर रहे हैं और किस तरह से अपने इस पावर का वो अच्छी चीज़ों में इस्तेमाल ना करके गलत और जोक और प्रैंक ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये भी दिखाया जा रहा है कि किस तरह से भगवान हमेशा इन्हें टाइम दे रहे हैं कि अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, इन्हें सिग्नल्स दे रहे हैं। यूनिवर्स कई बार हमें सिग्नल्स दे रहा होता है कि ये काम ना करो, तो वही भगवान इन्हें सिग्नल्स दे रहे हैं और फिर भी ये चीज़ों को किए जा रहे हैं। और ये भी दिखाया गया है इसमें कि डेविल्स कितने क्लेवर होते हैं। जब भी फॉस्टर्स को ऐसी फीलिंग आ रही है, ये गिल्ट हो रहा है कि ये गलत कर रहे हैं, उस दौरान ये सारे जितने भी डेविल्स हैं ये आ जा रहे हैं और जितने भी एविल एंजल्स हैं इन्हें मैनिपुलेट कर दे रही है और फिर से ही उसी रास्ते पे चलने लग रहे हैं। एंड ही स्टिल हैज़ टाइम टू सेव हिज ऑल बट ही कीप्स चूजिंग द रॉन्ग पाथ। मतलब कई बार इन्हें ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि मैं वापस चला जाऊँ, फिर भी ये डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं और उसी रास्ते पे चले जा रहे हैं। इस तरह एक्ट 3 ख़त्म होता है। आ जाते हैं एक्ट 4 पे और इस एक्ट में हमें पता चलता है कि जो एम्पेरर चार्ल्स V हैं ये डॉक्टर फॉस्टर्स के इन मैजिकल पावर से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और ये इन्हें अपने कोर्ट में बुला रहे होते हैं कि आके कुछ मैजिकल परफॉर्म करें और डॉक्टर फॉस्टर्स को इनविटेशन देते हैं। और जब डॉक्टर फॉस्टर्स वहाँ पहुँचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जो राजा हैं वो ये चाहते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि एक फेमस कॉन्करर थे, उनके अंदर स्पिरिट मतलब अपनी मैजिकल पावर से उनके अंदर एक जान डाल दें डॉक्टर फॉस्टर्स। और इस चीज़ के लिए डॉक्टर फॉस्टर्स मान जाते हैं। हालांकि होता ये है वो रियल नहीं होता है, डॉक्टर फॉस्टर्स बस एक इल्यूज़न क्रिएट कर देते हैं अलेक्जेंडर और उनकी क्वीन का, और आसपास वहाँ के मौजूद सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सच में अलेक्जेंडर द ग्रेट फिर से वापस आ गए हैं। लेकिन वो रियलिटी नहीं होती है, जस्ट वो लोगों को ट्रिक करने का एक तरीका होता है। पर उस चीज़ से लोग, वहाँ के जितने भी मौजूद लोग थे, वो काफ़ी अमेज्ड होते हैं। आगे की कुछ सीन्स और भी बताई गई हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि जो डॉक्टर फॉस्टर्स हैं वो अपनी शक्तियों का कैसा गलत इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ बताया गया है कि एक नाइट थे, उनका नाम है बेनवोलियो, और ये जो है ना बेनवोलियो, ये मजाक उड़ा देते हैं डॉक्टर फॉस्टर्स का। बोलते हैं कि ये आदमी तो फ्रॉड है, और इस चीज़ से जो डॉक्टर फॉस्टर्स हैं वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में यहाँ पे भी ये अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। और मैजिक का इस्तेमाल करके ही मेक्स हॉर्न्स ग्रो ऑन द नाइट्स हेड, मतलब उसके सर पे, बेनवोलियो के सर पे 2 सींग बोलो या हॉर्न उग जाते हैं, और जिससे लोग उसे देख के काफ़ी हंसने लगते हैं और उस आदमी का काफ़ी मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ हमें गौर करने वाली बात है कि जो डॉक्टर फॉस्टर्स हैं ये पावरफुल बन चुके हैं, तो कैसी चाइल्डिश बिहेवियर हो गई है इनकी, और कैसे अपने पावर का ये गलत इस्तेमाल करते हैं। बाद में बेनवोलियो और उसके फ्रेंड डॉक्टर फॉस्टर्स से बदला लेने के लिए इन्हें मारने की, इन पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे भी फॉस्टर्स अपनी डार्क मैजिक का यूज़ करते हैं और इन लोगों को दिखाते हैं कि इनकी डेथ हो गई है, उन्हें फूल बनाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और फिर बाद में जो फॉस्टर्स हैं बाकी के डेविल्स को बुला के इस आदमी को और इसके दोस्त को बहुत बुरी तरीके से इनको पिटवाते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं। और इससे हमें पता चल रहा है कि जो ये डॉक्टर फॉस्टर्स हैं किस तरह से अपनी पावर का, अपनी नॉलेज का अच्छे कामों के लिए नहीं बल्कि इन्हीं सारी चीज़ों के लिए, या तो इंटरटेनमेंट के लिए या तो बदले लेने के लिए, 2 चीज़ों के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर एक सीन दिखाया गया है इसी एक्ट में कि एक बार तो क्या हुआ था कि जो फॉस्टर्स हैं इन्होंने एक हॉर्स ट्रेडर को चीट कर लिया, उसके साथ उसे अपना इन्होंने एक मैजिकल हॉर्स बेचा उस हॉर्स ट्रेडर को। और
जो है इन्होंने वार्न करा था कि इस हॉर्स को कभी पानी में लाइक डोंट राइड इट इनटू वाटर, बट द मैन इग्नोर्स दिस एंड ट्राइज इट एंड द हॉर्स टर्न्स इनटू बंच ऑफ स्ट्रॉ। तो फिर जैसे ही वो पानी में लेके जाता है तो हॉर्स नहीं रहता, बदल जाता है। अब इस चीज़ पे जो आदमी जिसने पैसे दे के हॉर्स खरीदे थे वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो सोचता है कि फॉस्टस को मैं पनिश करूँगा और रात में इनके पैर खींचता है। अब इसके जब वो पैर खींचने की कोशिश कर रहा होता है तो फॉस्टस अपने मैजिक पावर का फिर इस्तेमाल करते हैं और उस इंसान को लगता है कि सच में इसके पैर जो है वो खिंच गए, मतलब बाहर आ जाता है पैर निकल के। लेकिन ये एक ट्रिक था और फॉस्टस फिर इस पे हंसते हैं और काफ़ी मजाक उड़ाते हैं उस आदमी का। मतलब ये सब एग्जाम्पल्स हैं और दिखाई गई हैं चीज़ें कि किस तरह से ऐसे प्रैंक्स कर रहे थे डॉक्टर फॉस्टस। मतलब उन्हें लग रहा था कि 24 साल जो है इसमें ये बस मज़े ही मज़े करेंगे, एंटरटेनमेंट, बस किसी को परेशान करना, किसी से बदला लेना हो तो अपने पावर का यूज़ कर लेना, बस यही चल रहा था। लेकिन यहाँ पे बात ये थी कि बाकी के जो स्कॉलर्स थे वो काफ़ी इनका रिस्पेक्ट करते थे। ये सिली एक्ट्स तो करते थे लेकिन जो ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स थे वो काफ़ी फॉस्टस को एडमायर करते थे। वो बोला करते थे कि हमें ये चीज़, मतलब जो भी चीज़ें इम्पॉसिबल है वो चीज़ दिखा दो। जैसे हेलेन जो है, हेलेन ऑफ ट्रॉय, उन्हें दिखा दो जो कि एक लेजेंडरी वुमेन थी, उन्हें दिखा दो। तो फॉस्टस वो काम भी करते थे, बस एक इल्यूजन क्रिएट कर देते थे कि लोगों को लगता था कि हाँ ये हैं। और लेकिन लोगों को ऐसा लगता था कि इनका जो पावर है ना, मतलब इनका जो मैजिक है वो काफ़ी पावरफुल है। मोस्टली लाइक मतलब ये हमेशा अपने इस मैजिक पावर का शो में इस्तेमाल करते थे, जैसे सर्कस में जो जादूगर नहीं होते हैं वो काम करते हैं वैसा, पर फिर भी लोग इन्हें काफ़ी पावरफुल समझते थे। अब ये एक्ट वहाँ ख़त्म होता है और कुछ क्या है इमोशनल मीनिंग इस एक्ट का ये समझ लेते हैं। तो अब हमें देखो जैसे पता चल रहा है जो फॉस्टस हैं वो एक जैसे सर्कस में, जैसे मैंने बोला सर्कस में जैसे मैजिशियन होते हैं बिल्कुल वैसे बन चुके हैं। मतलब ये ट्रिक कर रहे हैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, या तो किसी को पनिश कर रहे हैं या बदला ले रहे हैं, मतलब बस एंटरटेनमेंट पर्पज़ या रिवेंज पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ही हैड द पावर टू बिकम अ ग्रेट थिंकर और अ वर्ल्ड चेंजर। लाइक देखो जब इनके पास पावर था तो जब इन्हें मैजिकल पावर भी मिला तो ये चाहते तो उसका सही इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन ये इन पे डिपेंडेंट था और इन्होंने सही इस्तेमाल नहीं किया, उसे वेस्ट जाने दिया, उसे चाइल्डलेस बच्चों की तरह प्रैंक करने में इस्तेमाल किया। और इनका हीज लाइफ नाउ फील्स लाइक एन इल्यूजन फुल ऑफ नॉइज ट्रिक्स बट स्पिरिचुअली एम्प्टी। तो ये चीज़ दिखाई जा रही है कि कैसे अब इनका जो लाइफ है वो पूरी तरह से एक इल्यूजन की तरह ही हो गया है, बस इस मैजिक पे ही डिपेंडेंट है और इनकी लाइफ में कुछ रह ही नहीं गया। तो यहाँ पे ये एक्ट ख़त्म होता है। अब आ जाते हैं अपने फाइनल एक्ट 5 पे। और ये जो एक्ट है ये कुछ स्कॉलर्स के सीन से शुरू होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स आते हैं फॉस्टस से मिलने और वो काफ़ी लाइक अमेज्ड हैं इनके मैजिक से और वो मिलने आते हैं और वो फिर पूछते हैं कि फिर से तुम हमें हेलेन ऑफ ट्रॉय को दिखाओ जो कि मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन है एंशिएंट मिथोलॉजी में। और फॉस्टस उनकी बातों को मानते हैं और पूरा करते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ से अब जो ये ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स चले जाते हैं फॉस्टस को छोड़ के, फॉस्टस की जो स्माइल है ये फेड हो जाती है। क्यों फेड हो जाती है? क्योंकि अब ये अकेले हैं और अब इन्हें रियलाइज़ होता है कि मेरे जीवन के 24 साल खत्म हो गए और ये अब टाइम है मेरे डेथ का और मेरा डेथ बहुत नज़दीक है। और फॉस्टस को ना काफ़ी डीप रिग्रेट होना शुरू होता है इस पॉइंट पे और फॉस्टस काफ़ी नर्वस हैं, काफ़ी एंसियस हैं, बहुत डरे हुए हैं और इन्हें रियलाइज़ होता है कि 24 साल तो बीत गए और जो भी 24 साल मेफिस्टोफेलिस के साथ इन्होंने स्पेंड किए थे वो ख़त्म होने को है। और ये अब इन्हें सारी चीज़ें फ्लैशबैक हो रही है। अब इन्हें याद आ रहा है कि कैसे शुरुआत में जब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था तो कैसे मुझे कई वार्निंग्स मिली थी और सारे ही वार्निंग्स को मैंने इग्नोर किया था। इन्हें याद आ रहा है कि कैसे गुड एंजल्स हर एक मोड़ पे आई गॉड की साइन बन के और हमेशा मुझे रोकने की कोशिश की, पर मैंने तो उस टाइम पे उन्हें जस्ट इग्नोर कर दिया। और अब इन्हें लग रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी अपने लाइफ में और ये अब डर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कहीं से मुझे एक रास्ता मिल जाए जिससे मैं भगवान से माफ़ी मांग लूँ और फिर से वापस कर लाऊँ सब कुछ। और फिर अब लास्ट टाइम फिर से गुड एंजल्स और एविल एंजल्स दोनों ही अपीयर होते हैं। अब गुड एंजल्स अपीयर्स एंड शो हिम अ विजन ऑफ हेवन बट नाउ इट्स क्लोज टू हिम। अब गुड एंजल जब आती है तो वो हेवन का विजन दिखाती है डॉक्टर फॉस्टस को, लेकिन ये भी दिखता है कि अब हेवन का दरवाज़ा इनके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। और एविल एंजल्स आती है वो दिखाती है हेल के दरवाजे को जो कि काफ़ी टेरिफाइंग है, जहाँ पे डॉक्टर फॉस्टस लाइफ टाइम सफ़र करेंगे।
और फॉस्टस इस चीज़ को देख के काफ़ी हॉरिफाइड हो जाते हैं, वो बिल्कुल रोने लगते हैं इस डर में, इस दुख में। और फॉस्टस ट्राई करते हैं कि मैं, क्योंकि जब भी हम परेशानी में होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, तो उस टाइम भी फॉस्टस बस माफ़ी मांग रहे हैं भगवान से, उन्हें याद कर रहे हैं। और अपने फाइनल आवर्स में, मतलब लाइफ के, अब यहाँ पे इनकी लाइफ एंड होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, और उन फाइनल आवर्स में ये प्रार्थना कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि भगवान इनसे बात करे, इन पे कुछ तो मर्सी करे और इन्हें बचा ले। इनका जो पूरा दिल है ना, इसमें ये इन्हें रियलाइज़ हो गया कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया और कन्फ्यूज़न में आके मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ कर दी, मैंने सारे सिग्नल्स को इग्नोर किए, ये सब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है। इवन ये मेफिस्टोफेलेस को जो है ब्लेम करते हैं, बोलते हैं तुमने ही मुझे टेम्प्ट करा था। लेकिन इन्हें पता है कि टेम्प्ट चाहे किसी ने किया हो, चॉइस तो इन्होंने ली ना, साइन तो डील इन्होंने की ना, और इन्हें पावर चाहिए थी, तो भुगतना भी इन्हें ही पड़ेगा। और ऐसा दिखाया जाता है कि जो घड़ियां हैं वो बिल्कुल टिक 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 11 बज चुके हैं, मतलब 11 बज चुके हैं, और बस 1 घंटा, इनकी लाइफ को केवल 1 घंटा बाकी है। उसके बाद ये पूरे फॉरएवर के लिए हेल में ये सफ़र करेंगे। और यहाँ पे एक हमें मोनोलॉग, यानी एक इनका लास्ट स्पीच सुनने को मिलता है, जो कि काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग होता है, और पूरे इंग्लिश ड्रामा में इसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पीच भी जाना जाता है, डॉक्टर फॉस्टस का मोनोलॉग। तो देखते हैं कि क्या है इनके लास्ट स्पीच। तो फॉस्टस काफ़ी दिल खोल के, उन्हें बस रोना आ रहा होता है, उन्हें सब कुछ याद आता है कि क्या कर दिया मैंने। Let me read it, that he says like, stand still you ever moving spheres of heaven, that time may cease and midnight never come। तो अब ये ऐसा विश कर रहे हैं, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं कि काश ऐसा हो कि समय यही रुक जाए, काश भगवान मुझ पे थोड़ी सी दया कर दें, और काश या तो मैं बेस्ट बन जाऊं, लेकिन मुझे अपने सोल को ऐसे बेचना नहीं है, मुझे हेल में नहीं जाना है। लेकिन अब समय किसी के लिए नहीं रुकेगा और समय रुक नहीं सकता, और ऐसे क्लॉक बजती रहती है और 12 बज जाते हैं और वो मोमेंट आ जाता है। फॉस्टस काफ़ी चिल्लाते हैं, वो बोलते हैं अगली हेल केप नॉट कम नॉट लूसीफर आई बर्न माई बुक्स। लेकिन इनकी बात कोई नहीं सुनता, डेविल्स आ ही जाते हैं और वो इन्हें बड़ी ही बुरी तरीके से घसीटते हुए ले जाते हैं। ये डरे हुए हैं, चिल्ला रहे हैं, और अगली सुबह जब स्कॉलर्स आके देखते हैं तो इन्हें मालूम होता है कि क्या हो गया है। इनकी बॉडी पीसेस पूरी तरह से बिखरी हुई हैं और इन्हें समझ में आ गया होता है कि ऐसा क्यों हुआ, और ये वार्निंग्स मिली थी फिर भी इन्होंने ये सब काम करा। उन्हें बिल्कुल मतलब सारी स्टोरी समझ आ जाती है, और जो स्कॉलर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि इन्हें एक अच्छा फ्यूनरल मिलेगा, बट ये भी वो सोचते हैं कि हमेशा इनकी स्टोरी को एज अ लेसन याद रखा जाएगा। इस एक्ट का इमोशनल मैसेज है कि फॉस्टस के पास कई चांस ऐसे आए जहाँ पे भगवान ने कई बार उन्हें वार्निंग दी, लेकिन फिर भी वो अपने प्राइड, अपने ग्रीड और अपने डिज़ायर को उन्होंने आगे रखा, और लास्ट में जो हुआ वो तो हम सब ने देखा। ये भी हमने देखा था कि इनके पास इतने पावर होने के बावजूद भी कई बार ये खाली महसूस करते थे, और आखिरी में जो हुआ वो तो इतना खौफनाक था। और मार्लो का, जो क्रिस्टोफर मार्लो है, इनका मैसेज काफ़ी क्लियर है, दैट सेलिंग योर सोल फॉर पावर मे ब्रिंग शॉर्ट टर्म प्लेजर बट इट लीड्स टू एटर्नल सफरिंग, एंड वर्स देन is the refusal to repent when there is still time। अब इस प्ले का जो मोरल क्या है वो है कि यूज़ योर नॉलेज वाइजली, डोंट लेट प्राइड ब्लाइंड यू, एंड नेवर थिंक इट्स टू लेट टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस। यानी कभी ये मत सोचो कि माफ़ी मांगने में और अपनी गलती सुधारने में लेट हुई है। उस समय जब भी आपको ऐसा रियलाइजेशन हो कि मैं गलत हूँ, मेरी गलती है, तो अपनी गलती को मान लो और उसे सुधारने की कोशिश करो। और कुछ इस तरह ये जो पूरा प्ले है वो ख़त्म होता है विद दिस डीप मैसेज। आई रियली होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड येस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।